बड़ी अहम अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन है। एक तो कौमी असेंबली में 27वीं तरमीम मंजूर न हो सकी, 2 तिहाई के बावजूद मामला मुअत्तल क्यों। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर-ए-आला खेलों के मैदानों से कॉलेज, सड़कों पर, मदरसों में नौजवानों को मुतहर्रिक कर रहे हैं। खुली कचहरी भी लग रही है और कल खैबर पख्तूनख्वा की तारीख का सबसे बड़ा अमन जिरगा असेंबली हॉल में पंडाल की तैयारियां शुरू होगी और इमरान खान की आज इंतहाई अहम तरीन मुलाकात रोकी गई। अलीमा खान के साथ बड़ी तादाद में इस वक्त रहनुमा कारकुन वहाँ धरना दिए हुए हैं और जो हालात इस वक्त खतरनाक तरीन लेवल पर 3 ममालिक में रेड अलर्ट, दिल्ली, इस्लामाबाद और काबुल में इमरजेंसी और हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग शुरू। ये हालात क्यों खतरनाक लेवल पर हैं, बड़ी अहम इंफॉर्मेशन। वाना में जो कैडेट कॉलेज दहशतगर्दों का हमला, 537 तालिब इल्म यरगमाल, सिक्योरिटी क्लियरेंस और ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारियां, ये खुदा न ख्वास्ता क्यों मामला किस तरफ जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस ने 27वीं तरमीम के खिलाफ जो दरख्वास्त कलअदम करार देने का मामला, वो भी सिविल सोसाइटी वकला के 27वीं तरमीम पर इकट्ठ भी। ये सारी खबरों की तफसील आपको मैं बताता हूं, लेकिन सबसे पहले जो मामला इस वक्त खतरनाक और तशवीशनाक है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, हिंदुस्तान तीनों ममालिक में इस वक्त इमरजेंसी डिक्लेयर है। दारुल हुकूमत में एक तरफ काबुल, इस्लामाबाद और दिल्ली हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग्स हो रही हैं और बड़े खतरनाक किस्म के बयानात भी आ रहे हैं। और इस सूरत हाल में जो अस्करी सहाफ़ियों ने एक नया बयानिया शुरू कर दिया है, ये इंतहाई खतरनाक है। जो डॉलर नहीं मिल रहे, उसकी वजह से ये कह रहे हैं कि खुदा न खास्ता 3 टुकड़े बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा को अलग किया जाए। ये बाकायदा बयानिया बनाया जा रहा है और ये इमरान खान पर इल्ज़ाम लगाने की कंपनी की असल में जहन साजी की कोशिश है। चूंकि ये इलाके अब कंट्रोल से बाहर है, यहाँ मामला खतरनाक है, इन्हें अंदाजा हो चुका है कि हम चूंकि इमरान खान को तो तोड़ नहीं सके, तो हम खुदा न ख्वास्ता मुल्क को ही तोड़ देते हैं। और ये याद रखें, 1971 में काम हो चुका है। शेख मुजीब को ये नहीं तोड़ सके, नहीं कंट्रोल कर सके, इन्होंने मशरिकी पाकिस्तान तोड़ दिया। ये बयानिया इनके असली सहाफ़ियों के अकाउंट्स में आप जाके देखें। अब अल्लाह ने चाहा तो पाकिस्तान का तो इंशाल्लाह 1 इंच भी इधर उधर नहीं हो सकता, क्योंकि इमरान खान इन चारों सूबों समेत पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन रहनुमा, वो मुल्क को जोड़ने वाला है। बाखुदा उसकी जगह कोई और होता, 2 मिनट में पाकिस्तान को खुदा न ख्वास्ता तोड़ जाता। ये जो हालात इस वक्त बने कि मकबूल तरीन रहनुमा की बहनें अडयाला जेल के बाहर धरना देने बैठी हुई कि मुलाकात की इजाजत दो। इतनी मकबूलियत रखने वाला रहनुमा पाकिस्तान में कोई और होता, जरा सोचें क्या हाल होता। तोड़ने वाले लोग ये हैं जिनकी वजह से मैं आपको हालात बताता हूं क्या, कि तीनों अतराफ से पाकिस्तान के शदीद तरीन सिक्योरिटी चाहिए। ये बका का मसला बना हुआ। इन्हें तो चूंकि अमरीकी डॉलर नहीं मिल रहे, सब कुछ कर लिया। एक तरफ कबायली इलाकों में जंग लगाई जा रही है, फौजी ऑपरेशन से, दूसरी तरफ अफरा तफरी में ये 27वीं तरमीम मंजूर करने की कोशिश, तीसरी तरफ दारुल हुकूमत में देखें अहम शहरों में बम धमाके हो रहे हैं। दहशतगर्द फौजी तनसीबात पर 25-25, 30-30 घंटों से कब्जा करके बैठे हुए, अकेडमियों पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। और इनके बयान क्या आते हैं आगे से कि मदनियात तुम क्या जहेज में लेकर आए। भाई अब दहशतगर्द हमला हुआ तो ये कह रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की सिक्योरिटी है, उनकी जिम्मेदारी है कैडेट कॉलेज। बजट सारा आपके पास, तनख्वाहें सारी आपके पास, एडमी हथियार तक सबको आपके पास, लेकिन जिम्मेदारी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, सुहेल अफरीदी। ये कौमी सलामती का उन्होंने वाकई मसला बना दिया। मगरब में एक तरफ अफगानिस्तान, मशरक में हिंदुस्तान और सबसे बढ़कर जो अंदरूनी चैलेंज तीनों तरफ से बलोचिस्तान के पी। और ये मामला इस्लामाबाद और पाकिस्तान के बड़े शहरों की तरफ आ चुका है। अमन और अमान के एतबार से दहशतगर्दी में पाकिस्तान बर्किना फासो से आगे निकल चुका है। 9 महीनों में 4500 हमले, सिक्योरिटी दारों के 62,000 ऑपरेशन, हजारों फौजी और पाकिस्तानी शहरी शहीद हो चुके हैं। और हालात ये हैं कि 11 साल के बाद इस्लामाबाद में आपको पता खुदकुश हुआ है। 2014 में F8 इस्लामाबाद में आखिरी हमला हुआ और अब ये 11 नवंबर 2025 में। और इनकी मीडिया रिपोर्ट्स क्या हैं कि इस्लामाबाद के सेंटोरस पर भी टारगेट था, जो बस अड्डे हैं वो भी टारगेट थे, पिंडी का रेलवे स्टेशन भी टारगेट। अंदाजा करें कि इन चैलेंजेस में आप रह रहे हैं कि जहां 20 सालों में लाखों लोग दहशतगर्दी में मारे गए और यहां अमन आना एक किस्म का ख्वाब बन गया। और इनकी तरजीहात क्या हैं, ख्वाहिशात, कि हम सऊदी अरब का जाके दिफा करेंगे। कैसे दिफा करेंगे? ये इसराइल के दिफा के लिए गजा में अमन फोर्स भेजने की तैयारी करें। और हालात दारुल हुकूमत में इस्लामाबाद के आपके सामने कि खुद ख्वाजा साहब कह रहे हैं कि तमाम शहर अब हमारे निशाने बने। अभी ताज़ा तरीन जो हमला हुआ उसमें कालादन तंजीमों के वो 2 ग्रुप को धड़े भी सामने आ गए, एक गाजी ग्रुप, एक उमर मीडिया। अब पिछला जो ग्रुप जो मामला था इस्लामाबाद का था, एक ग्रुप ने साफ साफ कह दिया हमारा तो इससे कोई तल्लुक नहीं, उनके तर्जमान ने बयान जारी किया। दूसरा जो ग्रुप है इनका, वो इस हमले की जिम्मेदारी कबूल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये जजेस और वकला गैर शरई कवानीन बनाते हैं, इसलिए हम इसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं। अब वो एक ग्रुप तो वही नजर आ रहा है जो अली अमीन गंडापुर ने कहा था कि जब हम इन्हें गिरफ्तार करते हैं तो खुद खुफिया एजेंसियां ISI के लोग छुड़वा के ले जाते हैं। ये रिकॉर्ड पे है बयान। दूसरा ग्रुप वो जिसके साथ जंग है जी, अफगानिस्तान के साथ जुड़े हुए। तो दोनों की ज़ाहिर आपस में चपकलश भी चल रही है। अब अफगानिस्तान की तरफ से जो जवाब आया, इन्होंने हमले की मजम्मत की, स्टेटमेंट दी। और अफगानिस्तान ने पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों पर मजम्मती बयान कि हमें अफसोस है, दुख है कि इन दोनों में, अलबत्ता लेजे में फ़र्क ज़रूर था कि भारत में जो हमला हुआ वहाँ ताज़ियत भी की, ज़ख्मियों की दुआ भी की, सफारती नौयत का बयान, और वहाँ जिक्र किया हादसे का। पाकिस्तान में जो उन्होंने बयान जारी किया, उनका लेजा मुख्तलिफ था। इन्होंने कहा ये दहशतगर्दी हो रही है, आपका अंदरूनी मसला, दुख है, अफसोस है, आपके साथ है। अब ये इमरजेंसी सूरत हाल काबुल, दिल्ली और इस्लामाबाद तीनों में शुरू हुई। पाकिस्तान में बदकिस्मती से इमरजेंसी से ज़्यादा नौटंकी शुरू हो गई। यहाँ इनकी संजीदगी का आप अंदाजा करें कि इस्लामाबाद जहाँ हमला हुआ वहाँ से कुछ किलोमीटर दूर इरफान सदीकी का नमाज़ जनाजा था और उससे कुछ किलोमीटर दूरी पार्लियामेंट के अंदर 27वीं तरमीम की मुकम्मल वारदात में नून लीग के वज़रा उछल कूद कर रहे थे। इन्हें मुल्क के दिफा की कोई फिक्र नहीं, वरना पार्लियामेंट के अंदर इन मामलों पर बात होनी थी। जो हिंदुस्तान में उनके देखें दिल्ली में हुआ, उसके बाद नरेंद्र मोदी ने सिक्योरिटी की मीटिंग बुला ली, जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट जारी कर दिया और धड़ाधड़ छापे मारने शुरू कर दिए। वो कश्मीरी टेलीग्राम चैनल है, उस पर खबर थी कि हिंदुस्तानी सिक्योरिटी ने 1500 कश्मीरियों को गिरफ्तार कर लिया। और हिंदुस्तान की तरफ से अभी ऑफिशियली नहीं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ इल्ज़ाम लगाया जाएगा, जिस तरह पाकिस्तान में हुए धमाकों के इल्ज़ाम डायरेक्ट मोहसिन नकवी ने खैबर पख्तूनख्वा की अवाम और ख्वाजा आसिम ने बराह रास्त अफगानिस्तान पर लगा दिया। हो सकता है ये भी कोई 1500-1000 अफगानिस्तान के लोग पकड़ लें और फिर खैबर पख्तूनख्वा के साथ जोड़ दें। मोहसिन नकवी ने तो ये कह दिया उसने, हालांकि देखा जाए तो दहशतगर्दी की जंग में इन तमाम ममालिक इस लिहाज से नाकामी है, खासतौर पर पाकिस्तानी सिक्योरिटी दारों की। ये सिर्फ इस्लामाबाद का मामला नहीं है। आप कैडेट कॉलेज वाना में देखें, मीडिया को उन्होंने दबाए रखा, खबर ना आए। जनूबी वज़ीरिस्तान में कबायली इलाकों में डेरा इस्माइल खान के करीब, अफगानिस्तान की सरहद के करीब ही कॉलेज है,
650 तालिब इल्म पढ़ते हैं, वो यरगमाल बने हुए। खुदकश पहले मेन गेट हुआ, वो अंदर घुस के उन्होंने सबको यरगमाल बना लिया। ISPR की पहली स्टेटमेंट आई, उन्होंने ऑपरेशन मुकम्मल हो गया, सब महफूज हो गए। ये कल की स्टेटमेंट नहीं। आज दोबारा स्टेटमेंट जो आई, पहले 115 लोग रिहा हुए जी, 535 लोग अभी तक यरगमाली हैं। फिर हुकूमती वज़रा की स्टेटमेंट आई कि अब वो सारे शायद रिहा करवा लिए, हम ऑपरेशन के हतमी अंजाम तक पहुंचने लगे। बंदा पहले पूछे ये हुआ क्यों, हुआ क्या ऐसा? APS के बाद तो ये तो सिक्योरिटी टाइट होनी चाहिए थी वहाँ, कितनी तकरीबन 1.5 लाख फौज वहाँ मौजूद है। अमेरिका में देख रहे हैं 9/11 के बाद कोई ऐसा हमला नहीं, दुका मामला हुए। पाकिस्तान में तो ये मामूल बन चुका है, 4500 हमले आप सोच सकते हैं 9 महीनों में हो चुके हैं। और ख्वाजा आसिफ के बयान आते हैं कि इस पे वो अफगानिस्तान ने किए, अफगानिस्तान ने किए। एक जहरीली ट्वीट्स का और बयान का सिलसिला, उनके अस्करी सहाफ़ियों का और हुकूमती अरकान का जो रवैया आप देखिए। भारत में जो हमला हुआ वहाँ हिंदुस्तानी सहाफ़ियों ने उठ के फिर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया और कह रहे थे सर्जिकल स्ट्राइक करो जी, ये कर दो वो कर दो। पाकिस्तान में इस्लामाबाद में हुआ और वाना में हुआ, यहाँ सहाफ़ियों ने कहा अफगानिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करें, जंग लड़ें। अफगानिस्तान कह रहा है आपका अंदरूनी मामला है, अफगानिस्तान कहता है आपका ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, आप हमारे साथ जंग करने का बहाना ढूंढ रहे हैं ताकि आपको अमेरिका से डॉलर मिले। डॉलर आपको कहीं और से नहीं मिले, आप इसलिए कर रहे हैं, बगराम एयरबेस के लिए कर रहे हैं। पाकिस्तान के जो हमारे सहाफ़ी हैं मेन स्ट्रीम के, वो हिंदुस्तान पे हम लोग को फॉल्स फ्लैग कहते हैं कि ये वहाँ हमसे जंग करने की कोशिश कर रहे हैं, बहाना ढूंढ रहे हैं। लेकिन दहशतगर्दी का मसला पूरी दुनिया का, यहाँ चूंकि इसे इस्तेमाल किया जाता है गुड बैड पॉलिसी में। और अफसोसनाक मामला देखें, ख्वाजा साहब पार्लियामेंट में खड़ा होकर इकरार कर रहा है कि 1980 में हमने नौजवान बच्चों को मदरसों में जिहादी बनाकर भेजा, और यही इल्ज़ाम भारत लगाता है, यही इल्ज़ाम नवाज शरीफ ने फौज पे लगाया मुंबई हमलों में। अब ऐसे बयान क्या आपको भारत के वज़ीर दफ़ा के नजर आएंगे, कभी अफगानिस्तान की किसी हुकूमत के नजर आएगा कि हम ऐसा कर रहे हैं या हमारा ये मामला था? वो कहते हैं हमारा तो लेना देना नहीं इनसे कुछ, ये पाकिस्तान का अपना मामला है। यहाँ वज़ीर दिफा हो, नवाज शरीफ हो, ये खुद तस्लीम करते हैं। बरतानवी चैनल पर बैठ के भी ख्वाजा से नहीं कहा, और मोहसिन नकवी कह रहा है जी खैबर पख्तूनख्वा के लोग हमारे साथ खड़े हो जाए, अफगानिस्तान के साथ ना जुड़े। वो कहाँ जुड़े हुए? पार्लियामेंट के इनके पास मौका था, इस्लामाबाद कचहरी धमाके का बात करते, ये वहाँ कैडेट कॉलेज वाना की बात करते, 550 बच्चों की रिहाई किस तरह हुई, क्या मामला हो, ये यहाँ तरमीम के ऐसे बेहिस लोग कि अपना सेनेटर इरफान सदीकी उसकी नमाज जनाजे में ना नवाज शरीफ गया ना शहबाज शरीफ, चंद वज़रा भेज के हाजिरी लगवा दी, और ये चंद किलोमीटर दूर है जगह जहाँ धमाका हुआ। सुहेल अफरीदी ने आज इसको मोहसिन नकवी को जवाब दिया, उसने कहा भाई हमारी मसाजिद पर तो रोज़ हमले करते हो, हमारे घरों के अंदर बैठे हुए आप ड्रोन मारते रहते, हम तो ये दहशतगर्दी का शिकार है, हम तो इसीलिए अमन का जिरगा बुला रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। यहाँ आप क्या कर रहे हैं? ताहियात, मुद्दत मुलाजमत, इस्तिस्ना, मुराद, अदालतों को काबू, इमरान खान को मैंने तहरीक इंसाफ को तोड़ना। वो कल राजा परवेज अशरफ छाती पीट पीट के कह रहा था कि हम आपको नहीं छोड़ेंगे। वो 3 साल में छोड़ा क्या है आपने? बंदा इनसे पूछे कि ये तहरीक इंसाफ के उन लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ कर जिनका एक बंदा टूटा। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद उनके कातलों के साथ बैठने वाले ये लोग हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी जिसने लगाया उनके साथ बैठे हुए ये। इन्होंने नवाज शरीफ ने मुकदमात बनाए, वो सुलह सफाई इनकी होगी, बयानिया इनका बन गया। इनके तो सहाफ़ी कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को ताला लगाएं, जज हमारी बात नहीं मानते। एक वो हवालदार साहब कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को नायल किया, यूसुफ गिलानी को नायल किया, या अवाम के केसेस नहीं, ताला मारो, जान छुड़ाओ। जजेस के साथ तो मसाइल जस्टिस मुनीर के दौर से चल रहे हैं, काजी फायज से होते हुए जया अफरीदी तक पहुंचे हुए। अतर मिनल्ला ने खत लिखा, लेकिन ये वो शख्स है जो 12 बजे रात इमरान खान के खिलाफ अदालत खोली थी उन्होंने। मंसूर अली शाह के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ भी देते रहे, परवेज़ मुशर्रफ के मार्शल में सूबाई वज़ीर भी थे। लेकिन देखना यह है कि आज ये दुरुस्त सिमत में खड़े हैं या नहीं। आज अगर ये दुरुस्त सिमत में खड़े तो इनका साथ दें। अब चंद जजेस के रवैये से अदालतों को बंद कर दें। तो इस हिसाब से तो सबसे पहले पार्लियामेंट और सेनेट को ताला लगा, जिन्होंने हर दौर में मार्शल लॉ का तहफ़्फ़ुज़ किया। ताहियात, इस्तिस्ना, मुराद आज भी दे रहे हैं, वर्दी में अगले 100 साल के लिए मुंतखब के लिए तैयार हैं। पार्लियामेंट और सेनेट को लगाएं ताला, सहाफ़त को लगाएं ताला, मेन स्ट्रीम को, क्योंकि सारे सहाफ़ी तो डिक्टेटर्स और मार्शल लॉ का दौर के साथ देते रहे आज भी। फिर GHQ को लगा दें कि वहाँ के जर्नलों ने पाकिस्तान में 4 दफ़ा मार्शल लॉ लगाया, फौज सारी बंद कर कि चंद जर्नल चुके बदकिरदार थे। लेकिन ये मुनाफिकत की वारदात है। इसी तरह आप गौर से समझा करने की वारदात है, टेक्निकल गेम खेलते हैं। ख्वाजा साहब कहता है कि मेरा बाप ज़िया-उल हक की मजलिस शूरा का हिस्सा था, जिसने 8वीं तरमीम में मदद की, मार्शल लॉ की हमायत की। और कहता है मेरा बाप चूंकि उसे पता ही नहीं था वो गलत कर रहा है या सही। इसी तरह अपने आप का कह रहा है कि आज मुझे भी नहीं पता कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत। 40 साल के बाद पता चले। नहीं ख्वाजा साहब, 40 साल तो शायद आपकी उम्र ना बचे। ज़िया-उल हक समेत डिक्टेटर के नाम लोग लेने से पहले गाली देते हैं। ये सोशल मीडिया का दौर है, 15 मिनट के अंदर वारदात खुल जाती है। आप गलत कर रहे हैं, 40 साल का इंतजार ना करें। ये 27वीं तरमीम जिस तरह घंटों में पकड़ी गई, देखिए हम सब लोग तो 27वीं तरमीम पे बड़ी खुल के बात कर रहे हैं जब से ये मामला शुरू हुआ है। इसके मंदरजात पे, अदलिया की आज़ादी पे, हर चीज़, फील्ड मार्शल को मिली हुई ताकत, उनकी इस्तिस्ना, उनकी मुराद, ये सारे मामला हम डिस्कस कर रहे हैं जब से मामला शुरू हुआ। और मैं हैरान होता हूँ पाकिस्तान की कौम की मायूसी पे कभी कभी नजर आती है कि जिस 27वीं तरमीम होगी तो क्या होगा। आप 27वीं तरमीम फिक्र करते हैं, 26वीं को याद करें। आप पाकिस्तान के कानून को देखें कि 9 मई से पहले क्या ये तरमीम नहीं थी तो इलेक्शन पाकिस्तान में हो गए या मनसूख हुए। 9 मई से पहले आप देखें वज़ीराबाद खान पे कातलाना हमला हुआ, क्या FIR हुई कानून में? इन तरमीम से क्या भाई FIR हो जाएगी? नहीं। काजी फाइज ने इन तरमीम से पहले सुप्रीम कोर्ट में बले के निशान छीने आपसे, तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से पहले निकाला, इमरान खान को इन्हीं अदालतों ने इन तमाम तरमीम से पहले नायल किया। इस सिस्टम ने 300 से ज़्यादा मुकदमात बनाए। खान के भांजे को मिलिट्री में जो अदालत में 10 साल सजा और बाकी लोगों को हुई, इन तरमीम से पहले हो गई थी। पाकिस्तान के लोग घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। ना फील्ड मार्शल की ताकत में इजाफा हुआ है ना कमी हुई है। ये वही ताकत रखते हैं, जब दिल चाहे अदालतें बंद कर दें, जब दिल चाहे अदालतें खुलवा दें। जिस रात इमरान खान की हुकूमत गिराई उस रात अदालत खुल गई, कोई तरमीम नहीं थी उस वक्त, पिछला कानून था। तो ये अब भी सुप्रीम कोर्ट जाएं, हाई कोर्ट जाएं, यही मामला है, पहले भी यही थे। इन तरमीमों से कोई फर्क नहीं पड़ा। ये जो अस्करी अकाउंट आपको दिन रात बताते हैं ना, ये वही लोग हैं जो कहते हैं अभी जहाज उड़ने लगे हैं, टैंकों में पेट्रोल भर दिया, आज रात भारत पे हमला, सुबह अफगानिस्तान पे, कल ये वही मामला है। फील्ड मार्शल सदर बन जाए इनका आखिरी कार्ड है, असेंबलियां तोड़ दें इनका आखिरी कार्ड है। कानूनी तौर पर ये बिना सदर बने भी इस वक्त पाकिस्तान के मुतलक अनान है, ये आप सब जानते हैं। ये नून लीग पीपल्स पार्टी के लिए तो बुरा हो सकता है, तहरीक इंसाफ के लिए आप कुछ नहीं से ज्यादा हो सकता। जो करना था कर लिया।
یہ نواز شریف صاحب اور ان کے حواری اور ان کے حامی جو انہی لوگوں سے پیسے لے کر الیکشن لڑتے رہے. اظہر خان کیس اٹھا کے دیکھیں, فوج کی سیاست میں راہ ہموار انہوں نے کی. یہ بیانیہ کا بناتے ہیں عمران خان نے ہائیبرڈ نظام بنایا, جس میں میں بڑی غور سے صحافیوں کے بیانات دیکھ رہا ہوں کہ وہ معیشت ہو, ملک میں امن و امان ہو, دہشت گردی ہو, خارجہ پالیسی ہو, عمران خان کی حکومت پہ ڈال دے. چاروں مارشل لا فوج نے لگائی, اور اس کے بعد فوج کی اور پہلے مدد کرنے والے نواز شریف اور زرداری خاندان اور بھٹو خاندان یہ عمران خان پہ الزام لگاتے رہے کہ 10 سال کا منصوبہ بنایا تھا, بھی کوئی ثبوت نہیں. البتہ ضیاء الحق کے ساتھ ڈیل کر کے محترمہ بینظیر بھٹو کا پاکستان آنے کا ثبوت ہے 1986 میں. ضیاء الحق کے ساتھ ڈیل کے بعد, ضیاء الحق کے مرنے کے بعد جنرل اسلم بے کے ساتھ محترمہ بینظیر بھٹو نے حکومت بنائی, ڈیل کا ثبوت موجود ہے. لولی لنگڑی حکومت تھی. محترمہ بینظیر بھٹو جب پاکستان واپس آئیں 96 میں مشرف کی جمہوریت کا بہانہ کر کے 2006 میں کونڈلیسا رائس اور نواز شریف اور بینظیر بھٹو کی ڈیل, وہ بھی ثبوت موجود ہے. مشرف سے اجازت لے کر آئیں, اور نواز شریف صاحب کی تو ذکر ہی کیا کرنا, وہ تو جیلانی صاحب, جنرل جیلانی سے شروع سفر ضیاء الحق, اس کے بعد پھر مشرف, پھر باجوہ, پھر قاسم منیر, بیچ میں پیانی, راہیل شریف, سارے آتے رہے. انہیں خطرہ اس وقت ہے کیا, میں بتاؤں. مصر میں دیکھیں جمال عبد الناصر کا, انور سادات کا, لیبیا میں کرنل غزافی کا, صدام حسین کا. یہ جو اصل معاملہ ہے اسرائیل میں فوج بھیجنے کا معاملہ ہے. بشار الاسد سمیت ان تمام رہنماؤں کے ساتھ فوج بھیجنے کے بعد کیا ہوا, یہ اس چیز سے ڈرے ہوئے ہیں. سوڈان میں آپ دیکھ لیں, شام میں دیکھ لیں, یمن میں دیکھ لیں, ترکی میں دیکھ, جہاں جہاں فوج نے اسرائیل کی حمایت کی وہاں پر دیکھیں کیا ہوا. پڑھیں ذرا ہسٹری, گوگل پہ ماریں یا سرچ میں نام لکھیں. یہ اس معاملات سے ڈرتے ہیں. یہ پاکستان کے امن و امان کا اسی لیے کھلواڑ ہو رہا ہے. اس وقت کا سارا دھیان جو ہے عدالتوں پہ لگا ہوا ہے, تحریک انصاف پہ لگا ہوا ہے, عمران خان کی ملاقاتوں پہ لگا ہوا ہے. یہ 27ویں ترمیم کی منظوری کے فل فور انہوں نے کیا کرنا ہے, ہائی کورٹس میں سے محسن اختر کیانی, جج بابر ستار, سمن رفت امتیاز صاحب اور طارق محمود جہانگیر, ان کے تبادلہ فل فور ہو جانا ہے. ہو سکتا ہے محسن اختر کیانی کا استعفیٰ بھی آ جائے, مستعفی ہو جائیں, آئینی عدالت میں اس طرح کی واردات لے کے جائیں. اب ساری بات جو پاکستانیوں کو سمجھنی چاہیے وہ ہے ان کی واردات اور ان کا مذاق اور ٹھٹھا. جس طرح یہ 26 نومبر کے شہداء پہ کرتے رہے کہ جی ایک لاش بھی نہیں ہے, لاشیں نہیں ہوئیں, پودے ہو گئے. آپ کو یاد ہو گیا تھا تارڑ کے بیانات, جو جنازہ نہ جائے پی ٹی ایس پہ جھنڈا ڈال دیتے. یہ ساری وارداتیں کرنے کے بعد آپ کا ٹھٹھا مذاق کرتے ہیں. جب تحریک انصاف یا سوشل میڈیا کو کرے تو پھر انہیں ضمیر, احساس اور معافیاں یاد آ جاتی ہیں. حالانکہ کرنا نہیں چاہیے. میں بات کر رہا ہوں سینٹر عرفان صدیقی کے جنازے کے متعلق, لیکن نواز شریف اور شہباز شریف کہاں تھے آج, پوچھیں ان سے. وہ تو ترمیموں میں لگے, اپنے اپنے بلوں میں چھپے ہوئے. مریم نواز کہاں ہے, وہ برازیل میں فوٹو سیشن کر رہی ہیں. عرفان صدیقی ان کا استاد تھا. تو یہ اس لیے ان کی بے حسی ہے, اور ان سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. پاکستان کو ہمارا وطن ہے, اور ان لوگوں کو عقل دے جو اس وقت صرف اپنے اقتدار کے لیے لڑ رہے ہیں, ڈالروں کے لیے لڑ رہے ہیں. یہ کسی صورت میں پاکستان کے امن و امان کے لیے بہتر نہیں ہے. کل کے گرینڈ جرگے کو کامیاب کریں, پاکستانی مل کر دعا کریں, اللہ تعالیٰ یہ مشکلات میں سے پاکستان کو نکالے. حالات بہت خراب ہوئے ہیں. دوبارہ انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں مزید بات کریں. اپنا خیال رکھیں. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.